मैथमेटिक्स क्लास 6 क्लास है। हम इसके अंदर देखेंगे कि एक्सरसाइज 1.1 के अंदर हम देखना चाहते हैं 1.1 के अंदर जो हमारे पास जितनी भी चीज़ें होंगी इनके बारे में हम पढ़ेंगे। पहले पढ़ते हैं चैप्टर के बारे में कि जो हमारे पास चैप्टर 1 है उसका नाम है हमारे पास सेट। चैप्टर 1 है जिसका नाम है हमारे पास सेट। हम सेट के बारे में डेफिनेशन पढ़ेंगे। इसकी डेफिनेशन क्या है, उर्दू और इंग्लिश दोनों को पढ़ लेंगे। उर्दू में सेट को क्या कहेंगे और इंग्लिश में सेट को क्या कहेंगे। अच्छा जी, सेट इंग्लिश में तो सेट ही रहता है, उर्दू में भी इसे सेट ही पढ़ा जाता है, जिसे हम इस तरह लिखते हैं, ये सेट है हमारे पास कुछ। अच्छा, सेट की कुछ डेफिनेशन के अंदर पढ़ते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। डेफिनेशन को समझना बेहद ज़रूरी है। जब तक हम डेफिनेशन नहीं समझेंगे तब तक के लिए हमें सेट के मुतालिक चीज़ें बहुत सी क्लियर नहीं होगी। अच्छा जी, हम सबसे पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। सेट की डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि हमारे पास लिखा हुआ है अ सेट। एक सेट होता क्या है, अ सेट इज अ वेल डिफाइंड collection of distinct object। अच्छा जी, सेट होता क्या है। सेट ये है कि कहता है कि अ सेट, एक सेट होना चाहिए, इज़ अ वेल डिफाइंड। मिसाल है, आपके पास कुछ एक चीज़ों का कुछ मजमुआ होना चाहिए, क्योंकि कलेक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ का मजमुआ। मजमुआ का मतलब वही होता है कुछ चीज़ को इकट्ठी की हुई है आपके पास। किसी चीज़ को क्या होना चाहिए, मजमुआ होना चाहिए। एक चीज़ों का मजमुआ जो कि डिस्टिंक्ट हो। डिस्टिंक्ट का मतलब होगा हमारे पास डिफरेंट, यानी कि एक चीज़ दूसरी चीज़ से हमारे पास डिफरेंट होनी चाहिए। जैसे कि अगर एक सेट के अंदर मैं पेंसिल की बात करूं तो दोबारा पेंसिल की बात ना करूं, यानी कि एक उस कलेक्शन के अंदर हर चीज़ दूसरी चीज़ से डिफरेंट होनी चाहिए। और ऑब्जेक्ट से मुराद जो चीज़ें हों हमारे पास, जिनको हम अच्छी तरह से देख सकें, क्योंकि सेट के अंदर डेफिनेशन क्या होगी, अ सेट, एक सेट इज़ वेल डिफाइंड, यानी कि एक चीज़ जो आपके पास मजमुआ हो वो वेल डिफाइंड हो। यानी कि अगर उनमें से कुछ भी चीज़ें मैं उठा के देख सकूं तो मुझे पता होना चाहिए कि कुछ चीज़ों की जो है बातें कर रहे हैं वो मुझे पता होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ें। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं क्या करता हूँ, एक छोटा सा सेट बना लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये है मेरे पास एक सेट है, ए इज़ इक्वल टू। अच्छा, इसके अंदर कुछ मैं चीज़ें लिखता हूँ, जैसे कि मैंने लिख लिया पेन। अच्छा, दूसरा है मेरे पास पेंसिल है, और बस दो ही चीज़ों को मान लेते हैं। अच्छा, देखना चाहते हैं हम कि अब देखिए ना, इस डेफिनेशन को इसके अंदर कैसे हम सेट करते हैं। कहता है कि एक सेट हो, जैसे कि मैंने एक सेट बना दिया। कहता है इज़ अ वेल डिफाइंड हो। वेल डिफाइंड से मुराद मैं हर एक चीज़ को अगर उठाऊँ तो मैं पहचान सकूँ। पहली चीज़ क्या बनी हुई है, पेन। मैं जानता हूँ कि ये पेन क्या होती है, जिससे हम लिखते हैं, और बहुत सी चीज़ें होती हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या लिखी हुई है, बस पेंसिल लिखी हुई है। दोनों चीज़ें मैं पहचान रहा हूँ, पेन क्या होती है, पेंसिल क्या होती है। अच्छा, ये होगी वेल डिफाइंड। कलेक्शन से मुराद ये है कि उन चीज़ों को इकट्ठे किया हो, जैसे कि मैंने बताया था कि ये उनका क्या होना चाहिए, मजमू होना चाहिए। अब डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, डिस्टिंक्ट से मुराद ये होगा हर चीज़ दूसरी चीज़ से क्या होनी चाहिए, मुख्तलिफ। अगर मैंने पेन की बात की है तो दोबारा उसके अंदर पेन नहीं आना चाहिए, दूसरा कोई नई चीज़ होनी चाहिए, जैसे कि मैंने पेंसिल का नाम लिखा हुआ है। तो ऐसी तमाम चीज़ों को हम सेट कहते हैं। अच्छा जी, अब इनके कुछ ओरिजिन के बारे में पढ़ते हैं। इनका हमेशा नाम कैपिटल से लिखा जाएगा। जो सेट होता है उसको हमेशा हम कैपिटल ABC से शो करते हैं, याद रखिएगा। सेट का जो नेम होगा उसे हम कैपिटल से शो करेंगे, याद रखते जाइए। अच्छा, दूसरी बात ये है कि इनको बंद करने के लिए हमने यहाँ कुछ ब्रैकेट्स का इस्तेमाल किया हुआ है। ये ब्रैकेट देख लें। अच्छा, इनको मैं इस तरफ मार्क कर लेता हूँ। इन्हें हम कहते हैं करली ब्रैकेट। ये देख लें आप, इसे हम कहते हैं करली ब्रैकेट। इसकी स्पेलिंग लिख लेता हूँ, इसे हम कहते हैं करली ब्रैकेट्स। अच्छा, सेट को करली ब्रैकेट के अंदर कहता है। और दूसरी बात ये कि उसके अंदर जो ये नंबर्स बने हुए हैं, जैसे कि मैंने ये पेन बनाया है या फिर मैंने पेंसिल बनाई, इनको हम कहते हैं एलिमेंट्स। इनको हम कहेंगे एलिमेंट्स। अच्छा, ये उनके मेंबर्स होते हैं। इन चीज़ों का बड़ा ख्याल रखना है। तो दोबारा एक मरतबा इसको डेफिनेशन को देख लेते हैं। असल में चैप्टर की सेट है। सेट होता क्या है, अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। एक चीज़ों का कलेक्शन होनी चाहिए कुछ चीज़ों की, और हर चीज़ दूसरी चीज़ से डिफरेंट हो, और तमाम के तमाम ऑब्जेक्ट को आप पहचान कर सकें, ऐसे को हम कहेंगे सेट। अच्छा, सेट को कैपिटल से लिखते हैं
उसके अंदर जो नंबर होते हैं या कुछ भी चीज़ होती है उन्हें हम एलिमेंट्स कहते हैं, और इसको बंद करने के लिए हम एक ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम कर्ली ब्रैकेट कहते हैं। अभी हमने जिस तरह पढ़ा कि सेट की डेफिनेशन क्या होती है और बहुत सी चीज़ें उसके अंदर हम लोगों ने कुछ चीज़ें चेक की। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं न्यूटेशन पे कि एक सेट को पूरे को न्यूटेट कैसे किया जाता है। अच्छा, पहले भी मैं बता चुका हूँ थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में, अब हम दोबारा इसको थोड़ा सा एक मरतबा डिटेल में देखना चाहेंगे कि ये सेट की एक न्यूटेशन क्या होती है, उसे कैसे लिखा जाता है हम लोग। अच्छा, सेट को हम लिखने के लिए जिस तरह मैंने पहले बताया, हम सेट को डिनोट करते हैं हमेशा। सेट को जो डिनोट किया जाता है वो हमेशा कैपिटल से किया जाता है। जिस तरह मैंने पहले बताया था कि इनके हमेशा जो वर्ड होंगे हम उन्हें कैपिटल के तौर पर लेते हैं, जैसे कि ए ले लिया, अच्छा जी, बी ले लिया, इस तरह सी ले लिया, अप टू सो ऑन। इनमें से कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि जेड तक। ये तमाम नंबर्स में से कुछ भी ले सकते हैं, इन्हें हम नाम के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, दूसरे चीज़ ये होगी कि इन्हें हम अगर हम, ये तो हो गया उसको डिनोट करने का तरीका। अगर हम उनके एलिमेंट्स की बात करें, जिस तरह पहले मैं बता चुका हूँ कि एलिमेंट्स अगर लिखे जाएं ABC के हिसाब से, तो वो अब पहले कैपिटल था, उन्हें हम स्मॉल लेटर से लिखते हैं। जैसे कि सेट के अंदर A हो गया, B हो गया, C हो गया, अप टू मेरे पास Z हो गया। ये तमाम चीज़ें इन्हें हम स्मॉल यानी कि छोटी ABC से लिखते हैं। अच्छा, इसके अलावा हम इसे एक इसकी जो है ना, हम इसे हम एक ब्रैकेट के अंदर बंद करते हैं। जिस तरह हम ब्रैकेट इस तरह है, पहले बता चुका हूँ, इसे हम कर्ली ब्रैकेट कहते हैं। दोबारा लिख लेते हैं, ये है हमारे पास कर्ली ब्रैकेट। अच्छा, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। अब मिसाल इनमें से इन सबको मिला के एक सेट बनाते हैं। पहले इनमें से कोई एक नाम उठाते हैं, जैसे कि डी उठा लिया, डी को इक्वल कर देते हैं, ये लिखा हम लोगों ने, इसकी कर्ली ब्रैकेट है, जैसे कि ये हो गया इसकी कर्ली ब्रैकेट। अच्छा, इसके एलिमेंट्स उठाने हैं, इनमें से उठा लिया मैंने सी, डी और ई लिख लिया, और इसे मैंने क्लोज कर दिया। अब ये जो चीज़ें मेरे पास मिलके बन गई हैं, ये हमारे पास एक सेट कहलाएगा। तो ये हो गया हमारे पास टोटल एक सेट का तरीकाकार कि न्यूटेट कैसे किया जाता है, इसे कैसे लिखा जाता है, और इसके अंदर बहुत सी चीज़ें। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ इसके अंदर पाई जाती है कि हम ये देखना चाहते हैं कि एक सेट का ताल्लुक उनके एलिमेंट से कैसे होता है। ताल्लुक के लिए यानी कि हम उसे इस तरह लिखते हैं कि सेट के अंदर जो हमारे पास एक ताल्लुक को शो करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसे हम लिखते हैं, एक ग्रीक वर्ड है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, एक ग्रीक वर्ड है हमारे पास। उस ग्रीक वर्ड को हम इस तरह से लिखते हैं, ये कुछ ई की तरह होता है, इस तरह से, इस तरह। इससे हम एप्सिलॉन कहते हैं। इसकी स्पेलिंग देख लीजिएगा, काफ़ी बार गलत भी हो जाती है। अच्छा, इसे हम एप्सिलॉन लिखते हैं। याद रखिएगा, इसे हम एप्सिलॉन पढ़ते हैं, इसका मतलब ग्रीक वर्ड में हम एप्सिलॉन करते हैं। अगर हम इसको इंग्लिश में देखा जाए, इसका मतलब है कि ये, इसका मतलब इज़ अ मेंबर, इज़ अ मेंबर। इसका मतलब कि इसके साथ कुछ ताल्लुक है, इस तरह से ये इसका मेंबर होगा। अच्छा, ये किस तरह एक चीज़ का दूसरे के साथ मेंबर होगा, उसके लिए फिर हमने एक दोबारा सेट देखना होगा। जैसे कि ये मैंने सेट बनाया हुआ है, इसके अंदर मैं देख रहा हूँ सी है, डी है और ई है, ये मेरे पास सुमाल है। मैं इस तरह लिखना चाहूँगा कि अगर मैं लिखूँ कि ई जो है ये एक एलिमेंट है, और मैं लिखना चाहता हूँ कि इसका ताल्लुक जो है किसके साथ है, डी के साथ है, तो मैं इसे ऐसे लिखूँगा कि इसका ताल्लुक डी से है। ये तरीकाकार होगा दोबारा। अच्छा, एक और दूसरी एग्जांपल कर लेते हैं, जैसे कि मैं सी को लिख लेता हूँ। मैं लिखता हूँ कि सी का जो हमारे पास ताल्लुक है, यानी कि सी इज़ अ मेंबर ऑफ, लिख लेते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, सी इज़ अ मेंबर ऑफ, किसका मेंबर है, डी का। जैसे हम कहते हैं ना कि जी इसका ताल्लुक तो फिलानी कौम से है, यानी कि ये वो शख्स होगा जिसका ताल्लुक किससे होना है, डी के साथ होना है। डी समझे कि एक उस शख्स या किसी एक चीज़ की, किसी के साथ रिलेशन है इसके साथ। अब याद रखिएगा, हर एक एलिमेंट का ताल्लुक उसके उस नाम से डिपेंड करता है। सी का ताल्लुक भी डी से होगा, अच्छा स्मॉल डी का ताल्लुक भी कैपिटल डी से होगा, ई का ताल्लुक भी हमारे पास एज इट इज़ डी से होगा। मतलब ये सारों का ताल्लुक किससे होना है, डी के साथ होना है। तो याद रखिएगा, ये एक ग्रीक वर्ड है एप्सिलॉन। एप्सिलॉन का मतलब होता है इज़ अ मेंबर ऑफ, यानी कि इसका ताल्लुक है या इसका मेंबर है। अच्छा जी, इस तरह अभी अभी हमने एप्सिलॉन के बारे में पढ़ा। एप्सिलॉन का मतलब होता है कि उर्दू में अगर लिखना चाहूँ तो एप्सिलॉन का मतलब है कि ताल्लुक है। उर्दू के अंदर अगर लिखना चाहें तो इसका मतलब कि ताल्लुक है। जिस तरह अभी हमने पढ़ा कि कुछ नंबर का दूसरे के साथ ताल्लुक क्या होता है। अच्छा, फॉर एग्जांपल एक सेट बनाते हैं, ये लिखा मैंने ए, अच्छा इक्वल कर दिया, ये है मेरे पास एक
सेट बना लेते हैं जिसके अंदर नंबर है 1 है, अच्छा जी 3 है, फिर है मेरे पास 5 है। अच्छा इसे मैं कर लेता हूँ यहाँ क्लोज्ड। ये मेरे पास एक सेट है। अच्छा अब ये देखना चाहता हूँ क्या 1 का ताल्लुक ऐसे है। अच्छा देख लीजिए, जैसे कि मैं लिखता हूँ कि 1 जो है हमारे पास बिलोंग टू करता है या उसका ताल्लुक है ए के साथ। तो अगर ये ठीक है तो ये ठीक है बिल्कुल। इसी तरह क्योंकि 1 का ताल्लुक किसके साथ है, ए के साथ है। इसी तरह हम 3 है इस तरह। अगर सवाल इस तरह से है कि अगर लिखा हो क्या 2 का ताल्लुक ए से है, हम देख रहे हैं इस पूरे सेट के अंदर 2 नहीं है, तो 2 का ताल्लुक 1 से नहीं है, तब हम क्या करेंगे, इसको यूं कट लगाएंगे। इसका मतलब होगा यानी कि ये जो एप्सिलॉन है, ये हमारे पास एप्सिलॉन है, इस पर सिर्फ एक कट का निशान लगाया जाएगा। इसका मतलब होगा यानी कि जिस तरह हम लोगों ने पहले पढ़ा था पिछले पेज पे, ये जिस तरह हम देखना चाहें, यहाँ पे हमने पढ़ा था कि इज़ अ मेंबर ऑफ था ना, तो अब इसका अगर कट लगा देंगे तो इसका मतलब ये होगा इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ। इसका मतलब होगा नॉट अ मेंबर ऑफ, यानी कि इसका ताल्लुक इस सेट से नहीं है। याद रखिएगा, इसका मतलब होगा नॉट अ मेंबर। इसका मतलब कि ये इसका ताल्लुक इस सेट से नहीं है। जिस तरह कि मैं यहाँ लिख लेता हूँ, मैं लिखता हूँ कि 4 का ताल्लुक मेरा सेट ए के साथ है। क्या 4 का ताल्लुक ए के साथ है? मैं देख रहा हूँ यहाँ पे 1 है, मेरे पास 3 है, फिर 5 है, इसके अंदर 4 नहीं है, तो मैं लिखूंगा कि ये जो एप्सिलॉन के है इसमें कट लगाऊंगा। इसका मतलब कि नॉट अ मेंबर ऑफ ए, 4 इज अ नॉट मेंबर ऑफ ए, यानी कि जो 4 है हमारे पास वो ए का मेंबर नहीं है। ये होगा हमारे पास एप्सिलॉन की 2 चीज़ें होंगी हमारे पास, एक हमने पढ़ा मेंबर, दूसरा पढ़ा हमने नॉट मेंबर। अच्छा जी, इसके साथ अब हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज यानी कि 1.1 पे, जो कि यहाँ लिख लेते हैं एक्सरसाइज है 1.1 है। अच्छा अब इसके अंदर जो पहला क्वेश्चन ये है, कहता है कि राइट द नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स कार्डिनल नंबर ऑफ ईच सेट। अच्छा ये कार्डिनल नंबर होता क्या है, पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये लिख लेते हैं कार्डिनल नंबर्स। अच्छा कार्डिनल नंबर क्या होगा, इससे मुराद ये होगा कि एक सेट के अंदर आपके पास टोटल नंबर कितने हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक सेट बना लेता हूँ, मैंने बनाया a इज इक्वल टू, इसके अंदर कुछ मेरे पास नंबर हैं, जैसे बनाया a b और c बना दिया। अच्छा इसे क्लोज कर लेते हैं। अच्छा कार्डिनल नंबर क्या होगा, इस सेट के अंदर देखने हैं कि टोटल मेंबर कितने हैं, एलिमेंट्स कितने हैं। मैं गिनना चाहूँगा इसको, ये है मेरे पास 1, ये है मेरे पास 2 और ये है मेरे पास 3। मैं डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म में इसे इक्वल करके इधर लिखूंगा 3, इसके अंदर कार्डिनल नंबर है और ये इसका आंसर हो जाएगा। बस इतना सा काम है। अच्छा इसकी ऐसी एक एक्सरसाइज में से कोई एक सवाल कर लेते हैं, जैसे कि मेरे पास पहला इसका जो क्वेश्चन है इसका 1.1 का। अच्छा वो इस तरह से है कि मेरे पास एक सेट स्टार्ट है, लिखा हुआ है 0, फिर लिखा हुआ है 1, फिर लिखा हुआ है 2, अच्छा फिर लिखा हुआ है 3। मैं दोबारा बताता चलूँ, इनके नंबर से मुझे कोई ताल्लुक नहीं है, क्या है ए है बी है जी है, कुछ भी इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा सिर्फ इनकी मैंने सिर्फ मेंबर्स काउंट करने हैं कितने, ये देखो 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो मैं इसके सामने करके लिखता हूँ कि इसके अंदर टोटल एलिमेंट है 4, ये इसका जवाब बन जाएगा। अच्छा एक और सवाल कर लेते हैं इसी का, वो है मेरे पास कुछ इस तरह से कि क्वेश्चन नंबर 4 है, वो एक सेट इस तरह से, इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स इस तरह से हैं कि ए हो गया, ई हो गया, आई हो गया, ओ हो गया और यू हो गया। ये मेरे पास एक सेट है, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 4 पे है। अच्छा दोबारा इसी तरह मैंने इसके एलिमेंट से ताल्लुक नहीं, इनके एलिमेंट्स की तादाद से ताल्लुक है। ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5। तो इसका टोटल जवाब कितना होगा कि इसके अंदर टोटल कार्डिनल नंबर कितने हैं, 5, और ये इसका जवाब हो गया। उम्मीद करता हूँ पहला सवाल बहुत आसान था, आपको अच्छी तरह से समझ भी आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ये मेरे पास एक्सरसाइज है 1.1 है। ये मेरे पास अब क्वेश्चन नंबर 2 है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत इजी है, जिस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 को स्टडी किया, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 भी इतना मुश्किल नहीं, वो भी इजी है। अच्छा देखना ये चाहते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, ये कहता है कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इनटू टेबुलर फॉर्म। अच्छा देखिए दो चीज़ें होती हैं सेट को टोटल डिफाइन करने की। जो पहली चीज़ होगी हमारे पास, वो होगी हमारे पास टेबुलर फॉर्म होगी। टेबुलर फॉर्म से मुराद होगा कि उसके आपने टेबलेट करके बताना है कि क्या रहा है असल में सेट, आपने उसे एक मैट्रिक्स की शेप में चेंज करना होगा। अच्छा पहला जो तरीका होगा टेबुलर में चेंज करना होगा। टेबुलर से मुराद ये होगा कि वो आपको नंबर के तौर पर देगा, आपने उसे सेट की हालत में चेंज करना है, यानी कि सेट की शेप में चेंज करना है। अच्छा दूसरी जो हालत हमारे पास होगी इसकी, दूसरी ये हालत होगी कि आपके पास डिस्क्रिप्टिव में वो आपको देगा, यानी कि वो चीज़ आपको डिस्क्राइब करके देगा, आपने उसे
चेंज करना होगा टेबुलर के अंदर। ठीक है जी। अच्छा, फिर आपने क्या करना होगा, सेट होगा उसे आपके पास पहले से, यानी कि सेट की शेप होगी, बल्कि इसे में क्या कहते हैं, यानी कि पहले से चीज़ आपके पास सेट की शेप में होगी, आपने उसे सिर्फ चेंज करना है। जैसे कि हमारे पास, मैं कहता हूँ कि मेरे पास कुछ चीज़ें पहले से सेट में मौजूद है, मैंने उसको बाद में चेंज कर देना है कि इसे टेबुलर शेप में चेंज करना है। बस काम इतना सा होगा, चीज़ बहुत आसान है। अच्छा जी, कैसे है, पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि अच्छा, यानी कि टेबुलर को यानी कि सेट फॉर्म के अंदर चेंज करना है, उसे देखते हैं कि कैसे चेंज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पास, इसके अंदर मैं क्वेश्चन नंबर 2 को देखना चाहता हूँ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2, इसकी स्टेटमेंट को थोड़ा सा देखना बहुत जरूरी होगा, जब तक स्टेटमेंट समझ नहीं आएगी चीज़ नहीं लिख पाएंगे। अच्छा जी, लिखा हुआ है कि एनी, कोई भी, एनी 3, 3 हमारे पास, एनी 3 डेज, एनी 3 डेज ऑफ अ वीक, ऑफ द वीक, यानी कि हफ्ते में जो दिन होते हैं हमारे पास, उनमें से किसी भी 3 दिनों के नाम लिखने हैं, क्योंकि वो 3 डेज के कह रहा है और उसके बाद वो कह रहा है एनी, कोई भी 3 दिनों के नाम लिखने हैं आपने। अच्छा, मैंने क्या करना है, मैंने सिंपल करना है, एक सेट बना देना है। अच्छा, कोई भी 3 दिनों के नाम सर्च करते हैं, जैसे कि हमारे पास मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, इनमें से कुछ भी लिख लेते हैं। अच्छा, मैं ऐसे करता हूँ, मैंने लिख लिया है, हमारे फ्राइडे लिख लेता हूँ, FRIDAY, पहला हो गया मेरे पास फ्राइडे, क्योंकि वो कोई भी 3 के रहे। फ्राइडे के बाद मैं ऐसे सैटरडे लिख लेता हूँ। अच्छा, उसके बाद मैं आखिर लिख लेता हूँ संडे। ये मेरे पास 3 डेज ऑफ वीक हो गए, मैंने लिख लिए, बस ये इसका जवाब बन जाएगा। अच्छा जी, इसके अलावा मैं एक और भी सवाल करते हैं। अच्छा, इसमें से कुछ एक और, अच्छा मैं एक और सवाल कर लेता हूँ, जैसे कि IX लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 है, कहता है कि फर्स्ट 4 ओड नंबर्स। अच्छा, यहाँ लिख लेते हैं, फर्स्ट, पहले 4 यानी कि 4, ओड नंबर्स, ओड नंबर्स। अच्छा, मैं पहले ये देखना चाहूँगा कि मेरे पास ओड नंबर कौन से होते हैं। अच्छा, ओड नंबर की अगर मैं बात करूँ तो ओड नंबर, जैसे कि हम इसे ताक कहते हैं, बचपन में हम खेला करते थे जैसे कि ताक और जुफ्त, तो ओड नंबर हमारे पास होते हैं 1 हो गया। अच्छा जी, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, और ये नंबर्स चलते रहते हैं। इन नंबर्स को हम कहते हैं ओड नंबर्स। अच्छा, इनमें से पहले हमें 4 नंबर लिखने हैं, क्योंकि वो क्या करें, फर्स्ट यानी कि पहले 4, 4 ओड नंबर्स लिखने हैं। तब मैं क्या कर लेता हूँ, एक सेट बना लेते हैं। सेट बनाने के बाद इन्हीं में से कोई 4 नंबर, वो भी पहले वाले लिखने हैं, क्योंकि वो फर्स्ट कह रहा है तो मैंने पहले वाले नंबर्स लिखने हैं। फर्स्ट नंबर कौन कौन से, मेरे पास 1 हो गया, मेरे पास 3 है, और मेरे पास 5 है, मेरे पास 7 है। अच्छा, मैंने इसको क्लोज कर लेना है, क्योंकि मुझे लिमिट दी हुई है 4 की, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ 4 लिखना है, और ये हो जाएगा मेरे पास ईजी तरीके से मेरे पास आंसर हो जाएगा। अच्छा, एक और सवाल कर लेते हैं इसी में से, जैसे कि क्वेश्चन नंबर, मैं रेंडमली क्वेश्चन उठा रहा हूँ इस वजह से कि काफ़ी स्टूडेंट्स कहेंगे कि सर कोई जो है ना आपने सिलेक्टेड क्वेश्चन उठाए, ये वो नहीं, मैं रेंडमली क्वेश्चन उठा रहा हूँ, कुछ भी हो सकते हैं। अच्छा, इसमें से ये भी है कि क्वेश्चन नंबर उठा लेते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर V और I लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे पास, कह रहा है कि फर्स्ट 5 होल नंबर। अच्छा जी, मैं इससे पहले स्टैंड में लिख लेता हूँ, मेरे पास फर्स्ट 5, पहले 5 होल नंबर्स। अच्छा, इससे मैं लिख लेता हूँ होल नंबर। अच्छा, शॉर्ट फॉर्म में एन लिख लेता हूँ ताकि जितना छोटा हो सके इतना अच्छा लेक्चर होता है। अच्छा जी, होल नंबर की तरफ देखते हैं कि होल नंबर कौन से होते हैं। मैं इधर सिर्फ डब्ल्यू से लिखना चाहूँगा, क्योंकि इसे डब्ल्यू से लिखा जाता है। होल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनकी स्टार्टिंग 0 से होती है, जैसे कि 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, और ये अप टू सो ऑन, ये चलते रहते हैं, इनमें कोई रोकथाम नहीं होती है। यानी कि ये तो हो गया मेरे पास होल नंबर्स के सारे नंबर। स्टार्टिंग के देखना होता है कहाँ से शुरू हो रहा है, 0 से शुरू होता है, तो ऐसे नंबर को हम होल नंबर कहते हैं। अच्छा, आप दोबारा अपनी इस पे आते हैं, स्टेटमेंट पे आते हैं। कहता है कि फर्स्ट यानी कि पहले, 5 मतलब 5, पहले 5 नंबर, होल नंबर लिखने हैं। होल नंबर मैंने आपके सामने लिखे हुए ये होते हैं। तो मैंने क्या करना है, मैंने एक से ब्रैकेट डाल देनी है, क्योंकि सेट को लिखने के लिए ब्रैकेट का होना बेहद जरूरी है, वो भी कर ली ब्रैकेट। अच्छा जी, फर्स्ट यानी कि पहले लिखने हैं और 5 लिखने, 5 से मतलब मैंने पहले 5 लिखने। तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, जो मेरे पास नंबर्स होंगे, जैसे कि 0 हो गया, पहला नंबर हो गया इसका, दूसरा 1 हो गया, अच्छा जी 2 हो गया, 3 हो गया, और ये हो गया मेरे पास 4। अच्छा जी, ये मेरे पास देखिए फर्स्ट यानी कि पहले 5 है, देखिए 1 2 3 4 5 होल नंबर है, होल नंबर, तो ये मेरे पास इसका जवाब बन गया।
इतना कोई मुश्किल नहीं है, ये बहुत आसान है। इसमें से मैंने कुछ रैंडमली क्वेश्चन उठाए हैं और मैंने किए हैं। अच्छा, आपको अगर कोई सवाल हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है, कहता है कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इनटू डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। जिस तरह मैंने बताया था ना कि दो तरीके मैंने बताए थे सेट को डिफाइन करने के। जैसे कि मैं अपने पिछले प्रीवियस पेज पे चला जाता हूँ। अच्छा जी, मैंने पहला बताया था टेबुलर में दिया होगा, हमने उसे सेट में चेंज करना है, जैसे कि मैंने नीचे सेट में लिखे हुए हैं, देख रहे हैं आप लोग। अच्छा, दूसरा तरीका ये था कि सेट दिया होगा, उसे टेबुलर फॉर्म में चेंज करना होगा। दो ही तरीके होते हैं, दोनों तरीके को हम स्टडी कर रहे हैं। पहला हो गया था। अच्छा, अब दूसरे की तरफ आते हैं। जैसे कि पहला तरीका है, फर्स्ट 5 होल नंबर हमने बनाए थे, होल नंबर को स्टडी किया था क्या होता है। अच्छा जी, इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। हम देख रहे हैं कि हमें सेट में दिया होगा, हम उसे डिस्क्रिप्टिव में चेंज करना है, उसे डिस्क्राइब करना है कि वो सेट आखिर कह क्या रहा है। शॉर्ट फॉर्म में डिस्क्राइब लिख रहा हूँ। अच्छा, डिस्क्राइब करके ये बताना होगा कि आखिर वो सेट कह क्या रहा है, उस सेट के अंदर करना क्या है हमने। अच्छा जी, हमने देखना ये है, जैसे कि मैं इसी का कोई एक सवाल उठा लेता हूँ। जैसे कि पहला क्वेश्चन है मेरे पास। अच्छा, यहाँ पे एक मेरे पास सेट पहले से बना होगा, क्योंकि ज़रूरी ये है ना कि इस जो मैं क्वेश्चन नंबर प्रीवियस पे जो क्वेश्चन नंबर 2 पे उसके अंदर मैं देख रहा हूँ, जैसे कि लिखा हुआ है फर्स्ट 5 होल नंबर। अब देखिए उसके अंदर कोई ब्रैकेट वगैरह डाली नहीं हुई है, ये क्वेश्चन था। मैंने आंसर लिखने के लिए मैंने क्या किया, उसको ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, जैसे कि कर्ली ब्रैकेट वो सेट के अंदर थी। इससे पता चलता था कि मैंने इसको सेट के अंदर तब्दील किया है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर तरीकाकार ये होगा कि चीज़ सेट के अंदर गिवन होगी। देख रहे हैं पहले से सेट से शुरू हो रहा है। अच्छा, जैसे सेट लिखा हुआ है, इसके बाद हमारे पास यहाँ लिखा होगा जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका लिखा हुआ है क्वेटा। अच्छा जी, ये हमने लिख लिया क्वेटा है, कॉमा दूसरा है हमारे पास कराची है। अच्छा जी, ये है हमारे पास कराची हो गया जी। अच्छा, कराची के बाद है हमारे पास लाहौर है, मैं इसे लिख लेता हूँ लाहौर, और आखिर में है मेरे पास पेशावर। अच्छा, मैं इसे थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख लूँगा। अच्छा, ये मैंने लिख दिया पेशावर। अच्छा, इसकी करना क्या, देखिए एक सेट के अंदर मौजूद है पहले से, क्योंकि ब्रैकेट शो करती है कि कोई सेट है। अच्छा, इसको डिस्क्राइब करके बताना है। अच्छा, सोचिए ये कि हमारे पास कोयटा भी कोई सिटी है, कराची भी कोई सिटी है, लाहौर भी है और पेशावर भी है। अच्छा, ये सिलेक्टेड कुछ दिए हुए। वैसे तो अब कोयटा की अगर बात की जाए, वैसे तो हमारे पास बहुत सी इसकी सिटी हैं, जैसे सिब्बी है और बहुत सी हैं। अगर सिंध की बात की जाए तो कराची है मेरे पास, हैदराबाद है, सखर है और वट एवर जैकबाबाद, बहुत सी चीज़ें आती हैं मेरे पास। मैं पंजाब की बात करूँ, लाहौर आता है, उसके अंदर इस्लामाबाद आता है और बहुत सी चीज़ें आती हैं, बहुत सी मशहूर मशहूर इलाके हैं, लेकिन सिटीज़ हैं, लेकिन ये दिया हुआ है और पेशावर। इससे मुराद ये होगा कि हम देखना है कि कोयटा है कि बलुचिस्तान के अंदर ऐसी खास चीज़ क्या है कि कोयटा को दिया हुआ है। अगर मैं कोयटा की बात करूँ तो ये हमारे पास कैपिटल जो है कोयटा है, बलुचिस्तान का जो कैपिटल है वो कोयटा है। इसी तरह सिंध का क्या है, कराची है। लाहौर किसका है, हमारे पास इसका पंजाब का है। और पेशावर जो हमारे पास किसका है, खैबर पख्तूनख्वा का है। तो हम इसे लिखेंगे कैसे, अब इसे डिस्क्राइब करना है। हमने लिखना है क्या है, लिखना ये है कि द कैपिटल, इसे डिस्क्राइब करना है, द कैपिटल ऑफ प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। इसे भी शॉर्ट फॉर्म में लिख लेता हूँ। अब डिस्क्राइब कर दिया क्या, द कैपिटल्स। अच्छा, इसे कैपिटल्स कर, द कैपिटल्स ऑफ प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान के सूबे हैं उनकी कैपिटल का एक सेट है। अच्छा, इसके अंदर मैंने लिखा द सेट ऑफ, लिख लें, फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, लिख दें द सेट ऑफ कैपिटल्स ऑफ प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, यानी कि जो पाकिस्तान के अंदर हमारे पास प्रोविंस हैं, जितने भी सूबे हैं, अच्छा उनके कैपिटल यानी कि दारुल खिलाफा या दारुल हुकूमत के सेट का, यानी कि एक सेट है हमारे पास। इसे डिस्क्राइब करना है, इसे बताना है कि ये है क्या चीज़। अच्छा, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, इसके अलावा मैं एक और सवाल कर लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं। अच्छा जी, अगला सवाल कुछ इस तरह से है मेरे पास, जैसे कि मेरे पास आई और एक्स क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, रेंडमली क्वेश्चन उठा रहे हैं। अच्छा जी, ये मेरे पास एक सेट बना हुआ है, उसमें लिखा हुआ है ए ई आई ओ एंड यू बना हुआ है। अच्छा, ये मेरे पास एक सेट बना हुआ है, क्योंकि मैंने क्या बताया था, ये हमारे पास सेट गिवन होगा, हमने उसे डिस्क्राइब करके बताना है कि है क्या। अच्छा, मैं अगर ABC की बात करूं, यानी कि जो हम पढ़ते हैं ABC, अच्छा उसके अंदर मैं बात करूं तो हमारे पास कुछ सिलेक्टेड दिए हुए हैं, जैसे कि ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है, बाकी नहीं दिए हुए। तो मैं देखना चाहूँगा इनमें क्या खास बात है ये दिए हुए। तो इनमें अगर मैं देखना चाहूँ तो ये ए ई आई ओ यू, ये जो है हमारे पास वॉवल्स हैं। तब मैं क्या करूँगा, द, इसे मैं सिर्फ डिस्क्राइब करूँगा, द सेट ऑफ वॉवल्स, बस इसका
जवाब हो जाएगा इस तरह, बस जवाब हो गया। द सेट ऑफ वॉवेल्स, क्योंकि वॉवेल्स की तादाद भी महदूद है, हमें पता है 5 ही है, और इस तरह होती है कि अगर किसी नंबर की तादाद ज़्यादा हो तो हमने उसके अंदर बताना है यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब चूंकि वो एक टोटल है भी 5, हमें पता है, तो मैं एक बार ना सेट ऑफ वॉवेल्स, बस बात ख़त्म, यहीं तक इसका जवाब हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा एक और उठाते हैं, जैसे कि कोई हमारे पास सेट है, कुछ आगे पीछे भी हो सकता है और बहुत सी चीज़ें इसके अंदर हो सकती हैं। जैसे कि मैं इसमें से एक सवाल उठाता हूँ, आई वी और आई, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 है। इसके अंदर कुछ सेट हैं, इस तरह से बना हुआ है, 36 है मेरे पास, कॉमा है, 38 है, कॉमा है, और 40 है मेरे पास, और फिर मेरे पास 42 है। अच्छा जी, ये मेरे पास कुछ नंबर्स हैं, मैं देखना चाहता हूँ, एक सिलेक्टेड नंबर्स हैं मेरे पास काउंटिंग के, तब मैं क्या करता हूँ, फिर इसका सेट बना लेते हैं, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अच्छा जी, यहाँ लिख लेता हूँ ग्रेटर देन 35 एंड लेस देन 43, यानी कि ये हमारे पास एक सेट है, हमारे पास जैसे कि 36 लिखा हुआ है, 38 है, 40 है, 42, हर वो नंबर जो 1 से शुरू हो उसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं। अच्छा जी, अब ये एक बीच के नंबर्स दिए हुए, हमने याद रखिएगा, अगर बीच के नंबर में से कोई सेट दिया हुआ हो और अगर आपको इंडिकेट करना हो, याद रखिएगा ऑड, इवन, ये तमाम चीज़ों के बाद की बात कर रहा हूँ। अगर आपको पता ना चले कौन सा सेट है, याद रखिएगा उसे हम नेचुरल नंबर के तौर पे जानते हैं, नेचुरल नंबर है। अच्छा, ग्रेटर देन किससे, 35 से बड़ा हो और 43 से छोटे, ऐसा सेट, ये ऐसा सेट है, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर का सेट है, ग्रेटर देन 35, 35 से बड़ा, और लेस देन 43 और 43 से छोटे का, ये हमारे पास एक सेट है। अच्छा जी, इसके अलावा अगर एक और आखिर सवाल कर लेते हैं, जैसे कि मेरे पास क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है। अच्छा जी, यहाँ पे इस तरह से, और यहाँ लिखा हुआ है अप्रैल, अगस्त, ये हो गया मेरे पास अगस्त। अच्छा जी, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, अप्रैल एंड अगस्त लिखा हुआ है। अच्छा, मैं देखना ये चाहता हूँ कि सेट कौन सा है। अच्छा देखिए, ये जो मंथ शुरू हो रहा है ए से शुरू हो रहा है और ये भी ए से शुरू हो रहा है। अब देखा जाए तो जनवरी जे से शुरू होता है, फरवरी एफ से, और इस तरह से जो कोई और मंथ जो है ना ए से शुरू नहीं होते, सिर्फ यही 2 होते हैं पूरे मंथ 12 में से। तब हमें एक चीज़ दिखाई दे रही है कि ये सिर्फ ए से शुरू है, तब हम क्या लिखेंगे, द सेट ऑफ, ये एक सेट है, किसका है, द मंथ्स ऑफ ईयर, द मंथ्स ऑफ द ईयर विच, जो कि स्टार्ट्स फ्रॉम ए। अब देखिए, अब इसको हमने थोड़ा सा यूनिक किया हुआ चीज़ को, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ द ईयर, साल के महीनों का एक सेट है, जो कि कौन से मंथ से, अभी हैं तो 12 में से यूनिक ये है कि ये ए से शुरू होने वाले सेट हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये हमने कुछ सवाल किए रैंडमली, इनमें से कुछ अगर कोई सवाल हो, वैसे तो ईजी था, अगर कोई सवाल हो तो बिल्कुल पूछ सकते हैं आप लोग। इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया, इसी तरह अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स। हमने ये देखना है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन कौन सी फॉल्स हैं। हम अपने तरीके से हम ट्रू को हम करेक्ट के हिसाब से लिखेंगे और हम फॉल्स को हम क्रॉस से लिखेंगे, ताकि हम थोड़ा सा डिफरेंट कोई चीज़ कर सकें। अच्छा, हम अपने सवाल की तरफ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 को पहले इसके तरफ चले जाते हैं। वो सवाल ये है, कहता है कि जो 5 है, ये याद है हमने पहले लेक्चर्स के अंदर हमने देखा था, शुरू में देखा था कि एप्सिलॉन के बारे में पढ़ा था। एप्सिलॉन का मतलब है क्या ताल्लुक है या नहीं है। मैंने लिखा 5, ये फिर लिखा हुआ 3 है, उसके बाद 7 है, 11 है और 15 है, 15 है। अच्छा जी, हम अपने प्रीवियस लेक्चर को थोड़ा सा याद करते हैं
कि एप्सिलॉन का मतलब था कि ताल्लुक है, अगर मैं उर्दू में लिखूं इस तरह से कि इसका मतलब ताल्लुक है, ठीक, यानी कि मेंबर है या नहीं है, मेंबर और नॉट मेंबर हमने पढ़ा था। अब मैं ये देखना चाहता हूँ ये जो 5 लिखा हुआ है क्या इसका ताल्लुक इस सेट से है, क्या 5 इन तमाम नंबरों में कहीं नज़र आ रहा है? अगर आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा तो हम कहेंगे ये फॉल्स है। जैसे मैंने कहा था कि हम फॉल को क्रॉस से शो करेंगे, हम इसे फॉल लिख लेंगे, बस ये इसका जवाब हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा एक और सवाल करते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं रैंडमली क्वेश्चन उठा रहा हूँ, कोई सिलेक्टेड वगैरह नहीं है। अच्छा, एक लिखा बी बिलोंग्स टू। अब हम ये लिखना चाहते हैं कि बी का ताल्लुक है कि बी कॉमा ओ कॉमा एक्स, वो ये पूछ रहा है कि कहता है क्या बी का ताल्लुक इस सेट से है? अगर ये बी यहाँ नज़र आ रहा है इन नंबर में से, तब हम कहेंगे जी हाँ है। जैसे कि मुझे नज़र आ रहा है ये बी, यहाँ पे बी मौजूद है, तब हम कहेंगे जी हाँ ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अच्छा, इसी तरह मैं इसका एक और सवाल कर लेता हूँ, आखिर है। जैसे कि लिखा हुआ है हमारे पास वी है, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट इस तरह से है कि पिशीन, ये कोयटा के अंदर कुछ इलाका है, पिशीन द कैपिटल ऑफ, पिशीन इज़ द कैपिटल, लिखा होगा पिशीन इज़ द कैपिटल ऑफ बलोचिस्तान। मैं इसे थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख लूँगा। अच्छा, लिख लेते हैं, ये हो जाएगा बलूचिस्तान। अच्छा, क्या ये देखना चाहता हूँ कि जो पिशीन है क्या वो कैपिटल है बलूचिस्तान का? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि कोयटा मेरे पास जो है वो बलूचिस्तान का कैपिटल है। चूँकि पिशीन नहीं है तो मैं स्टेटमेंट को फॉल्स कर दूंगा, इसके सामने मैं ये निशान लगाऊंगा। इसका मतलब ये होगा कि इसका ताल्लुक इससे नहीं है, यानी कि पिशीन का ताल्लुक वैसे बलूचिस्तान से तो है लेकिन ये कैपिटल नहीं है, तो इस वजह से मैं इस पर क्रॉस लगा लूँगा। अच्छा, इसके अलावा मैं क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी के साथ कर लूँगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? कहता है कि आइडेंटिफाई वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर वेल डिफाइंड सेट आर नॉट। हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो सेट गिवन है क्या वो वेल डिफाइंड है, क्या वो अपनी डेफिनेशन को, सेट की डेफिनेशन को डिफाइन करते हैं या नहीं। अगर वो उसे डिफाइन करते हैं तो हम उसके सामने करेक्ट लगाएंगे, अगर वो उसको सेटिस्फाई नहीं करते तब हम क्रॉस लगाएंगे, यानी कि ये अपने उस स्टेटमेंट को फॉल्स कर रहे हैं। अच्छा जी, हम पहली चीज़ को देखते हैं। अच्छा, इनके अंदर हम कुछ चीज़ें सीखेंगे, यानी कि क्या एक सेट की स्टेटमेंट को कैसे ट्रू करते हैं या कैसे फॉल्स करते हैं। इसके अंदर कुछ चीज़ें ये हैं कि किसी भी क्लास के अंदर पहली चीज़ इंटेलिजेंट वगैरह का जिक्र नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, याद रखिएगा सेट के अंदर, एक सेट की जो प्रॉपर्टीज़ की अगर देखी जाए तो सेट के अंदर ये हमारे पास कभी नहीं आता कि ये उससे होशियार है, वो उससे इंटेलिजेंट है, इस तरह कभी भी नहीं होगा। यानी कि किसी की कुछ ऐसे ख़ास इंपॉर्टेंस वगैरह नहीं बताई जाती, कोई किसी के लिए यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं होता। क्योंकि सेट की हमने ये भी देखना होता है कि सेट के अंदर नंबर्स जो होते हैं उनकी अरेंजमेंट भी ज़रूरी नहीं होती, तो ये तो फिर इंटेलिजेंट वगैरह की बात है, तो ये कभी भी इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करते। हमने इन तमाम चीज़ों को देखना है। अच्छा, ये भी नहीं देखना है कि ये उससे खूबसूरत है, अच्छा ये इससे अच्छा है, ये इससे बड़ा है, ये इससे छोटा है, ये कभी भी नहीं होगा। यानी कि सेट ऐसी चीज़ होगी, यानी कि सादा तरीन चीज़ों का सेट बना होता है, सादा चीज़ों का होता है सेट, जिसके अंदर किसी चीज़ की बड़ाई हो या कमी दिखाई गई हो या कोई चीज़ किसी से अच्छाई बयान की गई हो, तो याद रखिएगा वो सेट भी नहीं होगा, तो वो तो फिर अलग सी चीज़ है। अच्छा, अब देखते हैं अगले पेज पे, इसके क्वेश्चंस भी करते हैं। मैं दोबारा लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, देखते हैं यहाँ पे स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट किसी को ट्रू करता है और किसी को फॉल करता है। जैसे कि मैं इसका रेंडमली पहला क्वेश्चन उठा लेता हूँ, जैसे कि लिखा हुआ है इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास। अच्छा, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास। अभी जिस तरह मैंने बताया था कि किसी की इंटेलिजेंट या कोई किसी से होशियार या किसी से नालायक वगैरह की यहाँ तस्करा नहीं किया जाएगा, अगर होगा तो वो सेट नहीं होगा। यहाँ आप देख रहे हैं ये कुछ इंटेलिजेंट की बात कर रहा है,
तो याद रखिएगा ये सेट नहीं होगा, क्योंकि सेट सादा तरीन शक्ल की शेप में होते हैं हमेशा। अच्छा, इसके अंदर दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा देख लीजिएगा। अच्छा, मैं क्वेश्चन नंबर आता हूँ तीसरे पे आ जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है इसके अंदर, वो ये कह रहे माय फैमिली मेंबर्स। अच्छा जी, माय फैमिली मेंबर्स। अच्छा जी, इसके अंदर देखें वो सब मेंबर्स हैं। अभी ये नहीं कह रहा कि अबू जी उनका वो जो है ना ओहदा बड़ा है या बड़ा भाई ये है या वो है, किसी को कोई अच्छाई या किसी को बुराई नहीं कह रहा। तो याद रखिएगा ये हमारे पास ट्रू होगा। जो चीज़ जितनी सादा तरीके से बयान की जाएगी वो इतना ही जो है ना सेट की उसकी जो है ना पूरी करेगा उसकी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर मैं ये कर लेता हूँ। आईवी क्या कह रहा है जी, फेमस, यानी कि एक जो फेमस चीज़ है, फेमस टीवी शो इन पाकिस्तान। अच्छा जी, अब इस पूरे स्टेटमेंट को पहले देख लेते हैं। क्या कहता है जी, फेमस टीवी शो इन पाकिस्तान। अब देखें दोबारा, जिस तरह मैंने बताया था ना, किसी की अच्छाई किसी की बुराई नहीं की जाएगी, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें मेरे पास ये फेमस लिखी हुई। अब याद रखिएगा, तो ये सादा तरीन सेट नहीं बन रहा, तो ये सेट नहीं होगा, तो ये यहाँ ख़त्म कर दिया जाएगा, यानी कि इस पर क्रॉस लगाएंगे। यानी कि इससे मुराद कि ये एक सेट के अंदर नहीं आ रहा। सेट के लिए आने की ज़रूरी ये है कि वो एक सादा तरीन शक्ल में हो। अब चूँकि ये सादा है नहीं, अब देखिए यहाँ पे कोई फेमस है, यहाँ पे कोई इंटेलिजेंट है। अच्छा, ये जो तीसरी है ये बिल्कुल सादा तरीन है कि मैं फैमिली मेम्बर्स। अब फैमिली मेम्बर्स हैं, ये नहीं कहा गया कि कौन किससे अच्छा है कौन किससे बुरा है, इन चीज़ें तमाम चीज़ों से आज़ाद है।